बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज हुज़ैफा अवान। हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर आज हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का। आज हमारी फर्स्ट क्लास है एडीसी की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की। काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी डेमो चाहिए कि हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये बेटा स्लाइड्स है जो जिसके थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और साथ साथ इसके नोट्स जो है, साथ साथ जो है हम इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा जो चैप्टर जो है, जैसे मैं आपको स्लाइड्स पढ़ाऊंगा। ये जो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसे आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, इसके नोट्स इंशाल्लाह ताला मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सब की सब चीजें आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएंगी। लेक्चर जो है वो यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे, यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे। पहले एक दो लेक्चर जो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, बाकी जो जैसे हमने पढ़ना है, जैसे हमारी क्लासेस होंगी उसी तरीके से होंगी। ये जस्ट डेमो है कि अगर किसी बच्चे को डेमो लेना हो कि सर ईडीबी किस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, तो वो सारी चीजें वो यहाँ पर देख सकता है। तो फर्स्ट चैप्टर मेरा बच्चा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप किसे कहते हो कि जैसे कि आप लोगों के सामने डेफिनेशन आ रही होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन अ रीजन, इकोनॉमिक वेलबींग often measured by increased income, infrastructure and job opportunities। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बच्चों मतलब होता है कि सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट आती रहे आपकी कंट्री के अंदर, आपके रीजन के अंदर। अब वो इम्प्रूवमेंट किस तरह की हो सकती है? अब वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है इंक्रीज इन इनकम, आपकी कंट्री की इनकम जो है वो जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपकी कंट्री का वो इम्प्रूव कर रहा है, नई सड़कें बन रही हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी कंट्री के अंदर बढ़ रही हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या होता है, तो एग्जांपल के अंदर बेटा जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई भी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाती है, तो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करती है। जैसे कि चाइना को ले लीजिए, जैसे कि आप अमेरिका को ले लीजिए, ये सारी की सारी डेवलप कंट्रीज हैं। इंडिया को ले लीजिए, इंडिया भी अब डेवलप कंट्रीज के अंदर आने लग गई है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डेवलप कंट्रीज हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा जो अपना एक्सपेंस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया है। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका जो है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा जो है हमारे पास एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है, हमारी कंट्री के अंदर नए नए एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं। हम अपनी एजुकेशन को इन्हेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो एजुकेटेड होती है, और जब वो एजुकेटेड होती है तो हमारी कंट्री जो है वो डेवलप करती है। तो हमारे अच्छे अच्छे एजुकेशन प्रोग्राम्स आते हैं, रिसर्च के ऊपर हम काम करते हैं। इसके अलावा एग्जांपल्स में स्मॉल बिजनेस सपोर्ट होती है। जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? आसान कर्जे दे करके हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है टैक्सेस उनके ऊपर जो है वो कम इम्पोज करते हैं। तो ये हमारी स्मॉल बिजनेस सपोर्ट होती है। इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अगेन आ गई दोबारा से, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, यहाँ पर हम जो है वो रोड्स बनाते हैं, यहाँ पर जो है हम अपनी हाईवेज को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा जो है एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वही दोबारा अगेन वही चीज जो है वो आ गई है दोबारा से कि एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो हम नई नई रिसर्चेस कर रहे होते हैं। स्मॉल बिजनेस सपोर्ट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की, तो सबसे पहला फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए समझ लो कि एक किस्म की हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर देखो पाकिस्तान जो है वो कई अरसे से किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, हम नए डैम्स नहीं बना रहे, हम जो है वो नई सड़कें नहीं बना रहे, बल्कि जो हमारी जो पुरानी सड़कें थी वो दोबारा से जो है वो मफलूज होती जा रही हैं। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि इन्वेस्टमेंट की जाए कहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। फिर उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, अगेन वही बात आ गई कि जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको हम प्रमोट करें, उनको हम बिजनेस के लिए प्रमोट करें कि भाई आप जो है इन्वेस्ट करो बिजनेस के अंदर। तो जब बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट होगा तो कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एफडीआई प्रोग्राम्स होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है कि हम जो हमारी दूसरी कंट्रीज हैं, जो बाहर की कंट्रीज हैं या बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम प्रोमोट करें, उनको हम किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करें कि वो हमारी कंट्री के अंदर आकर के इन्वेस्ट करें। तो इसको आप कहते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कि अब वो जब आपकी कंट्री के अंदर आकर के इन्वेस्ट करेंगे, जब वो आपके बिजनेस के अंदर आपकी कंट्री के अंदर बिजनेस करेंगे, तो आपके पास जो है वो फॉरेन करेंसी आएगी, इनफ्लो होगा, डॉलर्स का इनफ्लो होगा। तो जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हम नई से नई इंडस्ट्रीज लगाएं, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हो सकती हैं उनको हम अपने कंट्री के अंदर लगाएं। यानी कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम नई इंडस्ट्रीज लगाने के साथ साथ जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज हैं हम उनको जितना हो सके फैसिलिटेट करें। कैसे? एनर्जी रिसोर्सेज हम उनको फराहम कर सकें, उनके ऊपर कम से कम टैक्सेस इम्पोज कर सकें। हम हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो टेक्सटाइल पे है या एग्रीकल्चर पे है, तो हम और भी दूसरी इंडस्ट्रीज लगाएं, किसी दूसरी कैटेगरी के अंदर जाएं। हम आयरन के ऊपर, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल थी जो कि अब बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी हम काम करें। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन पे आ जाती है। यानी कि हमें सिर्फ एक चीज पर नहीं रहना, हमें अब डाइवर्सिफिकेशन लेकर आनी है, नई नई इंडस्ट्रीज लगानी है, नई नई चीजों की इंडस्ट्रीज लगानी है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है और 2023 आ गया है, पाकिस्तान में आज तक कोई भी लीडर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। हमेशा उसको हटा करके एक नया लीडर ले आया जाता है। जैसे कि आप बात कर लो, कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आ सकी। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नवाज शरीफ को बीच में से हटाया, इमरान खान को लेकर आ गए। इमरान खान की हुकूमत की, उसने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, उसको हटाया, और उसके बाद अब दोबारा से नई हुकूमत आएगी, देखें इलेक्शन कब होते। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से हमारी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रही, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रही, वो पीछे से पीछे आती जा रही है। अब देख ले महंगाई कितनी हो रही है। वो सिर्फ मेन रीजन क्या है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबल हो जाए, यानी कि जो भी आए, जो भी डेमोक्रेसी के अंदर जो भी लीडर आए वो अपना टेन्योर अगर पूरा करता है, तो आपकी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। इंडिया को आप ले लें, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहां पर जो भी सदर आता है या जो भी वजीर आजम आता है उनका, वो अपना टेन्योर पूरा करके जाता है, उसको बीच में से हटाया नहीं जाता। जब किसी को भी बीच में से हटाया जाता है उसके बहुत सारे प्लान्स होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। नई गवर्नमेंट आती है वो अपने नए प्लान्स लेकर आती है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आप नहीं बढ़ सकते हो। इसके अलावा जो है हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ट्रेड लिबरलाइजेशन होनी चाहिए। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है
कि आप अपनी जो साथ की जो लेबर कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारे साथ इंडिया है, उससे हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद करके रखा हुआ है, हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ अफगानिस्तान है, तो हमारे साथ जो है वो ईरान है, तो ये सबके बॉर्डर लगते हैं। अगर हम ट्रेड लिबरलाइजेशन करें, यानी कि जो हमारी साथ की जो पड़ोस ममालिक हैं उनके साथ एक मिलकर ट्रेड करें, तो इससे भी हमारी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ आ सकती है। हमने जगह जगह जो है वो ट्रेड को क्लोज किया हुआ है, ट्रेड को बंद किया हुआ है। हम इंडिया से कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम अफगानिस्तान से नहीं कर सकते, सिर्फ चाइना से आ रहा है माल। देखो, अगर जो चीज इंडिया से आएगी वो हमारे मुल्क के करीब है, आराम से पहुंच जाएगी, इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट हम अमेरिका से या कहीं और से मंगवाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें अच्छी खासी लग जाती है, तो जिसकी वजह से महंगाई होती है। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि जो आपके पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ आप ट्रेड करें। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जो आपकी कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आप सही तरीके से मैनेज करें। जैसे कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर एक अंबार लगा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का, लेकिन हम उनको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। हम अगर यहाँ से बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास भरे पड़े हैं, लेकिन हम उनको कोई निकालने वाला नहीं है, उनको कोई प्योरीफाई करने वाला नहीं है, उसके पास उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो चीजें सही तरीके से मैनेज नहीं हो रही बल्कि वो वेस्ट हो रही हैं। तो जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आप मैनेज करें सही तरीके से। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स को रिफॉर्म करें। जो आपका बैंकिंग सेक्टर्स है, जो आपके फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, आप उनको रिफॉर्म इस तरीके से कर सकते हो कि आप उनको ये कहो कि आप बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए आसान कर्जे फराहम करें लोगों को, ताकि लोग बिजनेस करें आपकी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट है इंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, यानी कि आप नई नई इनोवेशंस लेकर आए अपने काम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर नई नई जिद्दत लेकर आए, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ेगा। हमेशा चाइना जो है अगर आगे निकल रहा है, या जो अमेरिका जो है वो आगे निकल रहा है, इंडिया जो है वो अब पूरी दुनिया के अंदर 5वें नंबर की बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है। वो किस वजह से हो चुकी है? वो अपनी चीजों में इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में यानी कि ऑनरशिप के अंदर इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं। पुराने तौर तरीकों को उन्होंने छोड़ दिया है, अब उन्होंने नई चीजों को अपनाया है। तो जब उन्होंने नई चीजों को अपनाया है तो उनकी कंट्री भी ग्रो की तरफ जा रही है, जो कि हम नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास है रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए। रीजनल कोऑपरेशन का मतलब होता है, ये सब नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये जितनी भी हेडिंग्स जो मैं जिनको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये नोट्स के अंदर आपके पास अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह ताला। इसी हफ्ते आप लोगों को नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज जो हमने पढ़ा है बच्चों, वो हमने ये पढ़ा है कि चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा डिस्कस किया, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया, ठीक है, कि एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद जो है हमने फैक्टर्स पढ़े रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो कौन कौन से फैक्टर्स थे? वो तकरीबन 10 के करीब फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े। या आज हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर के नोट्स जो हैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जो हमारी थ्योरी की क्लास होगी, खास तौर पे जो ईडीपी की क्लास होगी, या जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ना है, इतने मुश्किल सब्जेक्ट, ये आपके चैप्टर्स या इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स नहीं है, एक दफा सुन लोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।